गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से आपका क्लास 10 साइंस शुरू हो रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। इसके पहले हम चैप्टर 3 के यानी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और आपका तीसरा या पार्ट है। तो इसके बारे में आज तीसरा जो पार्ट है, तो बच्चों आज हम पहले जानेंगे कि धातुएं अधातुओं से क्रिया कैसे करती हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है आपका यही है कि जो धातुएं होती हैं अधातुओं से क्रिया कैसे करती हैं। इसके पहले हमने कल वाले वीडियो में जाना था कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है और कौन सी धातुएं अधिक सक्रिय हैं और कम सक्रिय हैं, और अधातुओं के रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में जाने थे। और आज हमारा जो है वह धातुएं जो है अधातुओं से अपक्रिया कैसे करती हैं। तो बच्चों, धातुएं जो होती हैं अधातुओं से यदि हमको उनकी अपक्रिया के बारे में समझना है तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही क्लियर होता है कि कोई भी धातु है वह अधातु से क्रिया कैसे करती है। तो चलिए पहले हम आपको यह बताते हैं कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मतलब कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो बच्चे मान लीजिए यदि आपके पास कोई तत्व है, मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व है, तो उस तत्व का एक क्या होता है, नाभिक होता है। तो क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है। तो आप जानते हैं जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों, नाभिक में जो हमारा नाभिक होता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और आप यह भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई तत्व है तो तत्व हमारा जो है 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। वह है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा नंबर होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो बच्चों आपने जाना, मान लीजिए यदि किसी पदार्थ का नाभिक है तो उसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन अब हमारा बच रहा है इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी भी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ही आधार पर बताया जाता है कि उस तत्व की साइज कितनी बड़ी है या छोटी है और वह तत्व किस प्रकार की अपक्रिया करेगी, यानी उसकी अपक्रिया करने की क्षमता है या अपक्रिया करने की क्षमता नहीं है। तो बच्चों देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या करते हैं, उस तत्व के एक निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए आपका तत्व का क्या है, नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर क्या होती है, वृत्ति कक्षाएं होती है। क्या होती है बच्चों, वृत्ति कक्षाएं होती हैं। और इन वृत्ति कक्षाओं में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यह आपकी हो गई कक्षाएं। और ये इन्हीं कक्षाओं को क्या कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, चाहे कोष कहिए, सॉरी, इन जो आपकी वृत्ति कक्षाएं हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, कोष कहा जाता है। या क्या कहा जाता है, कक्षक। इसको क्या कहते हैं, चाहे कोष कहिए या इसी को कक्षक कह सकते हैं आप। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक निश्चित कोष में वितरित होते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन, अब देखिए जो आपका कोष होता है, जो नाभिक के पास वाला कोष होता है उसे हम क्या कहते हैं, पहला कोष कहते हैं। और नाभिक से दूसरा नंबर होता है दूसरा कोष, और यह तीसरा, और यह होता है चौथा। तो बच्चों जो कोष नाभिक के जितने पास होता है उसकी एनर्जी उतना अधिक होती है, और जो कोष नाभिक से दूर होता है उसकी एनर्जी उतना ही कम होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, अगर यदि आपके पास कोई भी तत्व है और उस तत्व के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए अगर यहाँ पे है, अगर वहाँ इसके बाद वाले भी कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से आपकी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप देखिए बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका वही क्रिया में भाग लेता है जो इस ऑर्बिटल से अधिकतम दूरी पे होता है। तो
अब देखिए आपका जो कोष होता है इसको बच्चों कहते हैं, कोष को आपको बांटा गया है के एल एम, यानी हमारे जो कोष होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा के कोष, एक होता है एल, और एक होता है एम, और एक होता है एल कोष। और बच्चों इन कोषों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह निश्चित है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बच्चों देखिए हमारा जो के कोष होता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, और जो हमारा दूसरा होता है उसमें होता है एल कोष है, उसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, और जो तीसरा कोष होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, और जो चौथा कोष है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। तो बच्चों देखिए जो नाभिक के सबसे पास वाला कोष होता है उसे हम क्या कहते हैं, के कोष कहते हैं, और उसके बाद जो दूसरा नंबर होता है उसे क्या कहा जाता है, एल कोष कहा जाता है, और जो हमारा तीसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम कोष कहते हैं, और जो हमारा लास्ट नंबर है चौथा नंबर उसे हम क्या कहते हैं, एन कोष कहते हैं। तो बच्चों आप कह सकते हैं जो के कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा, उनकी उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह नाभिक के क्या होते हैं, सबसे पास होते हैं, और कह सकते हैं वह आपस में इनके बीच जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है, बहुत ही सक्रिय होता है, यानी बहुत ही मजबूत होता है, और उनको वहाँ से निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखिए कोई भी तत्व है तो किस तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉनों के आधार पे ही पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ जो है मतलब किस कोष से इलेक्ट्रॉन जो है अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो चलिए अभी आप जान चुके हैं कि मान लीजिए आपके पास अगर तो बच्चों इस तरह से आपने जाना कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि आपका जो धातुएं है, यानी आप पहले ये जान लीजिए कि उत्कृष्ट कैसे किसे कहते हैं, उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातुएं आपको किसे कहा जाता है, यानी वे धातुएं जो जिनका कोष क्या होता है पूर्ण रूप से भरा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। या उत्कृष्ट अगर मान लीजिए उसके अंतर्गत वह धातु आता है तो वह धातु हो जाएगा, अधातु है तो अधातु कहा जाएगा। तो आप कहिए उत्कृष्ट तत्व कौन कौन से, जैसे मान लीजिए आपका हीलियम हो गया। अब हीलियम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह उस तत्व के परमाणु क्रमांक के क्या होता है, बराबर होता है। और बच्चों अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं K11 से KLM, तो देखिए बच्चों इसके के को कितने, इसके पास यानी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम 2। अब देखिए इसमें के कोष में आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा हीलियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास ना कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए पूरी तरीके से क्या होता है, संतुष्ट होता है, या किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता इसे नहीं पड़ती और ना ही किसी को इतना इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि इसको जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतना इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। आप कह सकते हैं वे तत्व जिनका कोष पूरी रूप से क्या होता है, संपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय तत्व कहते हैं। अब देखिए एल जो होता है हमारा उसमें 8 और इसमें एल में कितना 18 और इसमें क्या होता है हमारा 32। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का कुछ नियम होता है, तो पहले हम आपको नियम बता देते हैं, उसके बाद कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको बताते हैं। तो बच्चों देखिए पहला नियम यह है, आप जानते हैं कि भाई कि किसी भी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, 2n स्क्वायर के अनुसार मानी जाती है। क्या, 2n स्क्वायर, यानी यदि आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन होगा यानी पहला कोष के लिए, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे
एक होता है, दो हो जाता है। अगर मान लीजिए दूसरा कोष है तो यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो उसमें आता है हमारा 8, और तीसरा रखते हैं तो यहाँ पे 18, और 4 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 32। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी कोष में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण किया जाता है वह 2n² के अनुसार किया जाता है। अब बच्चों मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं तो मान लीजिए K में कितना होना चाहिए 2, उसके बाद L में 8, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है M में। तो M में इलेक्ट्रॉन तब तक जाता है जब तक यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। और जब बच्चे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 हो जाता है तो उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ 9 तक 18 तक लगातार नहीं जाता है, वह उसके बाद जाता है N वाले कोष में। तो N वाले में कोष में कब तक जाता है, जब तक यहाँ पे 2 नहीं हो जाते, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके बाद वह इलेक्ट्रॉन फिर M कोष पे आना शुरू होता है, और यह जब तक जाता है जब तक यह कोष पूरे तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन इस कोष में नहीं हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पहले हम किस कोष से फिल करते हैं, K कोष को, उसके बाद L को, उसके बाद M को। अगर M में आपके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, N कोष में। अब N कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर 2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, M कोष में, M वाले कोष में, सॉरी कोष में। और ये जब तक जाता है जब तक यहाँ तक पूरा 18 इलेक्ट्रॉन हो नहीं जाता है। चलिए हम आपको कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर हम आर्गन की बात करें, आर्गन होता है हमारा 18। तो यहाँ मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करते हैं तो K कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, उसके बाद हमारा बस कितना रहा 16। तो यहाँ L में कितने चाहिए 8, उसके बाद 8 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 8। तो 8 के इलेक्ट्रॉन हम किस में डाल देंगे, M कोष। इस तरीके से मान लीजिए उसके बाद हमारे पास आर्गन के बाद पोटेशियम 19 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, अब यहाँ हो जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ हम डालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं करेंगे कि मतलब इसमें हम क्या कर दें 9 इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर इस तरह आप तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आपका क्या होगा, गलत होगा। इस तरीके से यहाँ आपको क्या करने पड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाता है N कोष में। और देखिए अगर पोटेशियम के बाद क्या होता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 20। तो 2 इलेक्ट्रॉन K कोष में, L में हमारा 8, 8 2 कितना हो गया 10, और M में 8 18 हो गया। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम किसमें फिल कर देंगे N कोष में। अब इसके बाद मान लीजिए स्कैंडियम के कैल्शियम के बाद हमारा आता है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 21 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या होगा 2 8 और यहाँ 8। अब यहाँ देखिए कितना हो जा रहा है 8 8 16 2 18 और 3 21 होगा। तो हमें यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, यहाँ हमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 ही रखना है। और इसमें हमें क्या कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, यानी हम क्या करेंगे 9 करेंगे। तो बच्चों आपको इस बात को ध्यान में रख के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, आप सुने होंगे एक शब्द आपका यूज किया जाता है संयोजकता। क्या होता है बच्चों संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं पहले इस बात समझ लीजिए। तो संयोजकता आपको बच्चों कहा जाता है किसी भी तत्व के बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। लेकिन अब देखिए इसके बाह्य कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तत्व की संयोजकता 2। और यहाँ देखिए इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तत्व की संयोजकता कितने हो जाती है 1। अब देखिए बच्चों इसी के आधार पे या क्या करते हैं अपना, अब देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होना कितना चाहिए 2 और है कितना इलेक्ट्रॉन 1। तो क्या करते हैं बच्चों अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 होना कितना चाहिए 2 रहे या तो न रहे, तभी यह तत्व क्या होगा आपका स्टेबल होगा, यानी पूरी तरीके से अस्थायी होगा। तो बस क्या करते हैं अपने अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इस तत्व को क्या करते हैं इस तत्व के इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं।
अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उस पर क्या आता है, एक धन आवेश आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस पर क्या आता है, एक ऋण आवेश आता है। तो बच्चों आपके जो धातु और अधातु हैं वे आपस में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं कि कौन कौन से धातु हैं और कौन से अधातु हैं जो आपस में अभिक्रिया करके क्या अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए बच्चों आपका सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होगा, 2,8,1। अब देखिए आप जानते हैं यहाँ पे के कोष, यहाँ यल और यहाँ यम और यहाँ आपका होता है यल। सोडियम आपका क्या है, धातु है। और हर एक तत्व यह चाहता है कि उसका अष्टक क्या हो, जो आपका कोष है वह पूरी तरीके से फिल हो। अब यहाँ देखिए, लेकिन आप जानते हैं आपके में 2, यल में 8 और इनमें कितना चाहिए, 18 और इनमें कितना चाहिए आपका 32। तो अगर यहाँ मान लीजिए 8 भी आ जाता है तब भी उसका अस्थायित्व बना रहता है। लेकिन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आने के लिए इसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वह अब उस तत्व से संयोग करेगा जो 7 इलेक्ट्रॉन देता हो, या क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को उस तत्व को दे देगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो मान लीजिए हम देखते हैं एक तत्व हमारा आता है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, अधातु है। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो क्या होता है, 2, 8 और 7 होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका कोष पूरा यानी अर्धपूर्ण होने के लिए यम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1। और यहाँ इसके पास यानी यहाँ सोडियम वाले तत्व को अगर आप यम कोष पूरा होना चाहता, अर्धपूर्ण होना चाहता तो उसके पास कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन के बाद उसमें कितना है, एक बात और आपको याद रखना है, जो आपका सबसे लास्ट वाला कोष होता है यानी अंतिम वाला कोष होता है उसी को बाह्य कोष कहते हैं। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप क्या बताएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पूछे कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप क्या बताएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों देखिए आपको क्या करना है, अब क्या करते हैं ये दोनों तत्व। अब यहाँ इसको पूर्ण होने के लिए क्या चाहिए, यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और दोनों आपस में साझेदारी करके क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना के अपने अष्टक को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको जानते हैं कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है तो इस पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। और जब वह आपका जो क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए उस पर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपके जो धातु और आघात क्या होते हैं, अभिक्रिया करते हैं। यानी देखिए यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्लोरीन को दे देता है और इसका अष्टक क्या हो जाता है, 8 पूरा हो जाता है। और यह भी पूरी तरीके से क्या होता है, 8 होना चाहिए, 8 पूर्ण भरा रहता है। और यहाँ इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है, 2, 8, 8। तो इस प्रकार से एक तत्व जो है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या करते हैं, धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया करते हैं। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया कैसी होती है तो आप बताएंगे कि धातुओं से अधातुओं में अभिक्रिया जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होती है। किस प्रकार से होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होती है। और बच्चों जो यौगिक यानी जो भी आपकी क्रिया, अगर कोई मान लीजिए क्रिया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होती है तो उस अभिक्रिया से जो यौगिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं या
क्या कहा जाता है, उसको आयनिक यौगिक कहा जाता है बच्चों, या वैद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। और यह जो आयनिक यौगिकों के बीच जो इनके बीच जो बॉन्ड होता है आयनिक, वह क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। तो बच्चों बस आप बताएंगे कि धातु, आप जान गए होंगे कि धातुएं अधातुओं से किस प्रकार से क्रिया करती हैं। तो किस प्रकार से क्रिया करती हैं, वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या करती हैं, वह अक्रिया करती हैं। तो चलिए बच्चों हम जानते हैं कि जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं उसके क्या गुणधर्म हैं। तो आयनिक यौगिकों में बच्चों पहला नंबर जो आता है हमारा, बच्चों हम देखते हैं इनकी प्रकृति के बारे में, यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके क्या गुणधर्म होते हैं। तो पहला गुणधर्म इनका भौतिक गुण है। तो देखिए आयनिक यौगिकों का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वह धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बलों के द्वारा बनता है। यानी आपका कोई भी अगर आयनिक यौगिक है तो वह धन और ऋण आयनों के बीच क्या होता है, आयनिक यौगिक बनाता है। और वह बहुत ही क्या होते हैं, ठोस, यानी कुछ वह क्या होते हैं, ठोस होते हैं और कठोर भी होते हैं। लेकिन यह इतने कठोर नहीं होते हैं, या कुछ भंगुर टाइप के होते हैं, और उन पर अगर ज़्यादा फोर्स डाला जाता है तो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो आयनिक यौगिकों का भौतिक प्रकृति है वह है धन व ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, और वे सामान्यतः भंगुर होते हैं, और थोड़े ही तथा दाब डालने पर वह क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते, वह टुकड़ों में क्या होते हैं। अगर दाब डालेंगे तो वह जो यौगिक बनेगा वह टुकड़ों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों गलनांक व क्वथनांक, यानी गलनांक और क्वथनांक जो होता है वह आयनिक यौगिकों का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो यौगिक आपके बनते हैं आयनिक यौगिक, वह किससे बनते हैं, आयनों के यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। इसलिए इनके जो गलनांक होते हैं वह क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। और आप जानते हैं कि मान लीजिए यदि आपको कोई भी अंतरा आकर्षण बल को तोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको कुछ आयनिक यौगिक दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पे प्लस, क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस एक होता है। तो देखिए यहाँ पे धन होता है सोडियम, क्लोराइड माइनस होता है क्लोरीन। यहाँ पे इसी प्रकार से हमारा यह धन होता है, यह क्लोरीन माइनस। यहाँ पे देखिए कैल्शियम पे +2 होता है, क्लोरीन पे क्या होता है, 2 माइनस होता है। तो यहाँ देखिए इन सब यौगिकों के जो गलनांक है वह क्या है, बहुत ही अधिक है। यानी यहाँ पे देखिए जो सोडियम क्लोराइड है उसका गलनांक कितना, 1074 है, और क्वथनांक कितना है, 1686 है। यहाँ देखिए लिथियम क्लोराइड है, उसका जो गलनांक है 887 है, और क्वथनांक जो है 1600 है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, इसका जो गलनांक है वह कितना है, 1045, और क्वथनांक जो है 1900 है। तो बच्चों इस तरह से आप जाने कि भौतिक जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं उनके क्या गलनांक और क्वथनांक होते हैं। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं घुलनशीलता। तो बच्चों जिनकी घुलनशीलता होती है, वैद्युत सहसंयोजी यौगिक समांतर जल में घुलनशील तथा केरोसिन और पेट्रोल आदि के विलायकों में क्या होता है, अविलेय होती है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो आपके वैद्युत सहसंयोजी वाले यौगिक है या जो आयनिक यौगिक हैं या क्या होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन यदि केरोसिन यानी मिट्टी के तेल और पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उनमें आसानी से क्या होते हैं, विलय नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि ये आपका NaCl का मतलब होता है नमक। तो इसको अगर हम पानी में डालते हैं
तो यह आसानी से घुल जाता है। लेकिन यदि हम इसी को मिट्टी के तेल या पेट्रोल में डालेंगे तो यह आसानी से नहीं घुलता। तो बच्चों इस तरह से आपका टॉपिक समाप्त हुआ। आप जान गए कि मतलब किस प्रकार से आपकी धातुएं और अधातुएं क्रिया करती है। अब चलिए हम पढ़ते हैं धातुओं की प्राप्ति, यानी धातु हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आप बच्चे जानते हैं कि धातु हम जो है पृथ्वी की भूपट्टी यानी पृथ्वी के अंदर से ही क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के धातुओं को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के अंदर से हम जब निकालते हैं बहुत से, उनको खोदकर बहुत से पदार्थ निकालते हैं, तो उन्हीं पदार्थों में कुछ हमारा क्या होता है, धातु भी होते हैं, और उनको हम अलग अलग मशीनों के माध्यम से उनको अलग करते हैं। और बच्चों जो हमारा समुद्री जल होता है उसमें कुछ आपके सोडियम क्लोराइड होते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, कुछ जो मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड होते हैं, तो बच्चों देखिए कहा जा रहा है कि समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है वह आपका क्या है, लवण है, जो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। और इन्हीं में अब देखिए आपका सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका सूत्र MgCl2 सोडियम क्लोराइड है, तो क्या है NaCl। तो यहाँ देखिए इनमें क्या है, एक आपका धातु है और मैग्नीशियम भी आपका क्या है, एक आपका धातु। तो आप कह सकते हैं कि समुद्री जल में भी धातुओं, जो समुद्री जल होता है वह धातुओं का प्रमुख स्रोत है। तो बच्चों प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कितने अवस्थाओं में पाई जाती है बच्चों, दो अवस्थाओं में। एक होता है हमारा स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था। स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था, और दूसरा जो हमारा होता है वह होता है संयुक्त अवस्था। क्या होता है बच्चों, संयुक्त अवस्था में। बच्चों कुछ धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वह क्या होती है, बहुत ही कम होती है, अतः यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपके सोना हो गया, चांदी हो गया और प्लेटिनम, ये सब जो धातुएं हैं आपकी, यह प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो आपके क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं अधिक तेजी से, आपका कॉपर हो गया और आपका एल्युमिनियम हो गया। ये जो आपके तत्व हैं यह दोनों क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील। इन तत्वों ने सोना चांदी की अपेक्षा क्या होते हैं, यह अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये तत्व जो है प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बच्चों बस आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए चलते हैं।